सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस नईम अफनान पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अगर ऑर्डिनेंस से काम चलाना है तो पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाए। ऑर्डिनेंस लाना पार्लियामेंट की तौहीन है। जस्टिस काजी फायज़ ईसा का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा करते हुए कहना था कि इलेक्शन कमीशन मुतनाज़े ही क्यों होता है, आप लोग इलेक्शन कराने में नाकाम रहे हैं। अगर केस का पस मंजर देखें तो 14 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की थी और 14 जून को ही इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। दरख्वास्त में कहा गया था कि दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया ये गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है और लाहौर हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला कानून के खिलाफ है। अपने तजियाकारों से इस हवाले से जानने की कोशिश करते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का ये मामला कितना अहम है और ये केस क्या रुख अख्तियार करेगा। इस पर डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लगारी साहब कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारा साथ दे रहे हैं। ज़ाहिर शाह शराजी वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ हैं और असद निज़ामी लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जाने आते हैं। एक तो ये केस कितना रेलेवेंट है, ये हमारे देखने वाले नाजरीन को बताइएगा। इसके हवाले से जो अभी रिमार्क सामने आ रहे हैं, किस जानिब जाता हुआ देख रहे हैं आप इस केस को? देखिए, बुनियादी तौर पे तो आमना ये बात समझ में आती है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमतें चलाना करना ये तो कोई अच्छा नहीं समझा जाता। जमहूरियत है, पार्लियामेंट है, सियासी जमातें हैं, आप सिविल सोसाइटी है, अदालतें हैं, मीडिया आज़ाद है। बहुत हद तक हम कह सकते हैं जो बात कहना चाहते हैं हम कह लेते हैं। फिर इस दौरान ये क्या ज़रूरत पड़ती है कि ऑर्डिनेंस जारी किया जाए। लेकिन आपको भी पता है आमना, मुझे भी पता है इस बात का कि अगरचे ये बड़ी लॉफुल चीज़ है कि आप ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, ये कानूनी आइनी बात है। एट टाइम्स हमने देखा कि ये अदलिया को ये चीज़ें हज़म हो जाती हैं और एट टाइम नहीं हज़म होती। एक वक्त था PTI के ज़माने में सबसे कहा जाता है कि जी ऑर्डिनेंस आए थे। फिर आपने देखा जिस अंदाज से PDM की हुकूमत थी उस वक्त भी ऑर्डिनेंस आए। अब भी जिस तरीके से हो रहा है तो अब ज़ाहिर है हुकूमत को लग रहा है कि जी कुछ चीज़ें हमें करवाने के लिए ज़रूरी है। एक तो 2/3 वाला मामला बड़ी तेज़ी के साथ ख़राब हो रहा है, वो फैसला अभी आना है रिजर्व सीटों वाला, वो तो लगता है इनके खिलाफ ही जाएगा। वो तो ज़ाहिर है 77 सीटें निकल जाएंगी तो सिंपल मेजॉरिटी हासिल करना भी मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। और फिर अगर जिस तरह लग रहा है कि टाइम MQM और पीपल्स पार्टी ने अगर हाथ फेंक दिया तो हुकूमत तो बिल्कुल गिर सकती है। इन हालात में तो फिर उनके लिए ज़रूरी हो गया था ऑर्डिनेंस। देखिए, ये ज़रूरत क्यों पेश आई ऑर्डिनेंस की, आमना इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि लाहौर हाई कोर्ट और आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो इन दोनों के दरमियान बहुत शदीद झगड़ा है। जिस तरीके से चीफ जस्टिस शहजाद साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के, उन्होंने अपने तौर पर फैसले किए। बहुत सारे लोगों का ख्याल है, मैंने पढ़ा भी सुना भी देखा गया कि उन्होंने अनड्यूली इसको चैलेंज किया और बजाय इसके कि वो जो कहा गया था कि रिटायर्ड जज लगाए जाएंगे और वो जो इलेक्शन कमीशन सजेस्ट करेगा वही लगाने चाहिए, तो शहजाद साहब ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के उन्होंने अपनी तरफ से लगा दिया। नतीजतन ये ना दो लड़ाई बहुत आगे चली गई। ठीक है, आज काजी साहब ने भी देखा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ऐसी क्या बात थी, आप उनसे मुशावरत कर लेते। कई हवालों से सवालिया निशान हमना इलेक्शन कमीशन पे भी आता है, वो भी अपनी मर्ज़ी कर रहा होता है। अब मसला क्या था? मसला ये था कि रिटायर्ड जज, एक तो आमना मैं बात क्लियर कर दूं जो मुझे बुरी भी लगी है कि रिटायर्ड जज लगना कोई बुरी बात नहीं है। वन गो में ये कह देना कि जी रिटायर्ड नहीं जज लगाए जाएंगे तो आप उनकी इंटेग्रिटी को चैलेंज कर रहे हैं। भाई क्या जब तक वो मौजूद रहे, जब तक वो चाहे लाहौर हाई कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, कराची के हैं, सिंध के हैं, जहाँ के भी हैं, उस वक्त तक वो ठीक थे। अब आप रिटायर्ड जजों पे नो कॉन्फिडेंस का इजहार करना, ये समझ नहीं आती बात। हाँ, ये ज़रूरत हो सकती है कि हमारे यहाँ आपने देखा पिक एंड चूज़ ही होता है। जब कोई इलेक्शन कमीशन अपना कोई कमीशन बनाना होता है, अब किसी सियासी हवाले से कोई पार्टी कहती है जी इस आदमी को लगाएं, इस आदमी को ना लगाएं, इलेक्शन करवाएं, जो गलत हुए हैं सही हुए हैं, इलेक्शन एक कमीशन बनाया जाए, इस जज को लगाया जाए, इस जज को ना लगाया जाए, ये तो हम देखते हैं कर सकते। बाय द वे ये आप देख लें, बानी PTI आमना, फिर आप कहेंगी उन्होंने सिर्फ 3 जगहों पे ये कहा है कि मुझे एतमाद है। एक वो कहते हैं सरगोदा के जज इंडिपेंडेंट है, आज़ाद हैं। 3 जज कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो कहते हैं वो सही हैं, और 6 जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं।
बड़े वाज़े तौर पे वो एक नो कॉन्फिडेंस का इजहार कर रहे हैं बाकी जजों पे। तो बुनियादी चीज़ जो इस वक्त थी वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आई, वो ज़ाहिर है इन सो मैनी वर्ड्स, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हुकूमत का दबाव भी है और ये शायद ख्याल आता है कि जी ये रिटायर्ड जजों से ही काम लिया जाए। आज उसको काजी साहब ने बाकी लोगों ने टेक ऑन किया, उन्होंने कहा जी नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता, उठा के फेंक दिया उसको, आप इस पर अगली तारीख पे फैसले होंगे। लेकिन ये सिम्बॉलिकली ये एक बहुत बड़ी बात होगी। आमना साइफर केस खुडे लैंड ऑलमोस्ट ख़त्म है। आज आके एक इज्जत वाला केस है, वो भी जज साहब ने, मुकोबा साहब ने कहा है कि जी मैं 10 दिन में फैसला कर दूंगा। तो जाहिर सी बात है इन हालात में अब हुकूमत को चाहिए था कि अपने नाक़दीन को, अपने ओपोनेंट्स को ज़्यादा देर तक अंदर रखना, टाइम देना। एक तो नैब का लॉ तब्दील किया और फिर इन्हीं के ज़रिए, रिटायर्ड जजों के ज़रिए, जो वो समझते हैं, जो मैं नहीं समझता, लेकिन जिसको चैलेंज किया गया। तो मेरा ख्याल है ये अदलिया और मुख्तरा की लड़ाई अपनी है। अदलिया की कुछ जजों की जो है ना, वो जिसको समझ रहे हैं PTI वाले, वो अपने मुखालफिन समझ रहे हैं और प्रोसेस में लग रहा है कि जो PMLN है वो मारी जा रही है। बिल्कुल ठीक है, वो मारी जा रही है। उसको समझ नहीं आ रही कि सियासी तौर पे MQM भी हमसे बहुत कुछ मांग रहे हैं, मुश्किल आगे जाके बात करेंगे, पीपल्स पार्टी के अपने मुतालबात हैं और आज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और बात कह दी। अब देखते हैं जाता है मामला। ये इसी मामले पे शाह साहब, ये जिस तरह से अभी बात कर रहे हैं कि एक हुकूमत का अगर किरदार देखा जाए, उनके लिए तो टफ टाइम्स शुरू हो चुके हैं, लेकिन आज की अगर हम केस की बात करें, इलेक्शन कमीशन की जो दरख्वास्त थी उसे मुस्तरद कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन के किरदार पर एक बार फिर उंगली उठी है। सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स हैं कि मुतनाज़े क्यों हो जाते हैं, आप लोग इलेक्शन कराने में नाकाम रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं इस केस को? देखिए, मेरे ख्याल में ये तो वाज़ेह है कि कोई भी सियासी हुकूमत अगर वो एक मामूली से क्लर्क से लेके असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर तक उसका लगना जो है वो बगैर किसी की वजह नहीं हो सकता, तो आप कैसे इंडिपेंडेंट उन लोगों को जो कि एम्पावर्ड होंगे और वो फैसले करेंगे, आप उनको कैसे छोड़ सकते हैं? तो जाहिर बात है इलेक्शन कमीशन का जो रिस्पॉन्स है रिटायर्ड जजेस के ऊपर, जैसे कि शायद एहतशाम साहब भी कह रहे थे कि उनको फर्क नहीं पड़ता, मैं तो कहता हूँ फर्क इसलिए पड़ता है कि जब एक शख्स रिटायर्ड हो गया, इसका मतलब यही हुआ कि उसने अपनी एक जो सर्विस की जिंदगी की, या जब तक उनको एलिजिबली समझा जाता था कि इस तक वो क्वालिफाइड और एक्टिव है, या हम कह सकते हैं इंसेंसेस हैं, वो काम कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में वो काम करते रहे। जब उनकी जरूरत नहीं रही तो बाय लॉ वो रिटायर्ड हो गए। तो उसके बाद मजीद उनको दोबारा जिम्मेदारियां देना, ये मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल शायद सही डिसीजन किया सुप्रीम कोर्ट ने। कोई जरूरत नहीं, और मैं नहीं समझता कि रिटायर्ड जज के अंदर इतनी एबिलिटी और इतनी पावर होगी कि वो किसी भी चीज को रेजिस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में अगर एक ओवरऑल मैकेनिज्म है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, पहले ही काफी ज्यादा जो है एतराजात हैं। फॉर्म 45, 47 तमाम सियासी जमातें मेरे ख्याल में जो जीती हैं वो भी उन पर एतराज कर रही हैं, जो हारी हैं वो तो वैसे भी एतराज कर ही रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्यों कराना चाहते हैं इस ट्रिब्यूनल से वो फैसले, क्या उनको कोई खौफ है? मैं तो यही समझता हूँ कि खौफ है, और उसका रीजन बड़ा वाज़ेह है कि आपके फॉर्म 45, 47 जितने कैंडिडेट्स के पास मौजूद है वो तो बड़ा विजिबल है, वो सबके पास अपना रिकॉर्ड मौजूद है। जब ये चीजें आप इसको जितना भी प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं 18 महीने 2 महीने, वो आप कर सकते हैं, लेकिन डिलेइंग टैक्टिक्स का एक मकसद यही है कि शायद इलेक्शन कमीशन खुद भी अपने जो प्रोसेस है उसके ऊपर उसको खौफ है कि वो अपनी मर्जी के जजेस लगवाना चाहते हैं। दूसरा, हुकूमत देखिए, हुकूमत हमेशा ये चाहेगी, चाहे वो जिस तरीके से भी आई है पार्लियामेंट के अंदर, अब मेरे ख्याल में एक इलेक्टेड हुकूमत समझी जा रही है जब तक ये फॉर्म 45, 47 का डिसीजन नहीं होता। तो क्या इलेक्शन कमीशन या हुकूमत को वाकई खौफ है? चैलेंजेस तो हैं। अगर ये फॉर्म 45, 47 के डिसीजन इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वो जजेस करें जो कि बाकी ऑब्जेक्टिव होंगे और मेरिट पे डिसीजंस होंगे, तो बहुत सारे आपके डिसीजंस रिवर्ट होंगे, जैसे कि ऑलरेडी हुए भी हैं। तो ये एक बड़ा अहम इशू है। हुकूमत को खौफ बिल्कुल मैं समझता हूँ इसलिए है कि वो समझते हैं कि शायद ये डिसीजन रिवर्ट होंगे और उनकी जो मेजॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर वो कंप्रोमाइज होगी। तीसरा जो आम नुकता है, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ पहले ही जो है गवर्नमेंट बाकायदा जो है वो ऑन टर्म्स नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि बजट के ऊपर इशूज है, MQM के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे बड़े मुश्किल सूरत हाल आ रही है। और बार बार हम जो बात करते थे कि 18 से 2 महीनों से 2 साल के दरमियान अगर फॉर्म 45, 47 का रिजल्ट आना शुरू होगा तो फिर हो सकता है कि इन हाउस चेंज भी आ जाए, जैसे कि जो PTI की जो इस वक्त स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट के अंदर, अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिलती है और कुछ उनके अपने लोग आ जाते हैं तो मेरे ख्याल में एक और सिचुएशन बन सकती है। तो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए मैं समझता हूँ कि बड़े चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, ना सिर्फ ये फॉर्म 45, 47 के हवाले से, बल्कि हो सकता है कि मजीद आगे पीपल्स पार्टी भी मजीद उनको प्रेशराइज करने की कोशिश करे। जी ठीक है जी, लगारी साहब देखें, दोनों बहुत ही अहम हमारे जो दोस्त हैं
और साहिब और राय हैं वो अपनी आराय का इजहार कर चुके हैं। मुझे एक तो चीफ जस्टिस साहब बहुत वाइज हैं और बहुत ही ब्रिलियंट कानूनदान हैं, लेकिन एक जुमला जो है उनका कहा हुआ वो मेरे हलक से नीचे नहीं उतर रहा है। पार्लियामान को बंद करने जो नहीं, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जी से मुखातिब करते हुए कि आप इलेक्शन कराने में नाकाम रहे हैं, आप लोग इलेक्शन कराने में नाकाम रहे। तो ये तो मुझे बराह रास्त जजमेंट लग रही है, ये नहीं है कि ऑब्जर्वेशन है, ये तो फैसला लग रहा है। और फिर आप इन इलेक्शंस को नल एंड वाइड करा देंगे ना, फिर उसको क्या फ़ायदा अगर आप कन्विंस हो चुके हैं। और ये तो कन्विंस होने के बाद कोई शख्स इतनी बात कर सकता है, ऐसी बात कर सकता है। और फिर जज, और जज नहीं बल्कि चीफ जस्टिस अगर बराह रास्त ये जुमला कह रहे हूँ कि इलेक्शन कमीशन के लोग जो हैं इलेक्शन कराने में नाकाम रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन नल एंड वाइड करा देते हुए आपको कह देना चाहिए कि जनाब ये इलेक्शन ख़त्म है और आप कोई और इलेक्शन का बंदोबस्त करें। तो ये इस हद तक मुझे इस बात की तकलीफ़ होती है जब जज साहिबान अपनी पोजीशन ले लेते हैं। ये पोजीशन है एक, और ये पोजीशन ये बिल्कुल आपके फैसले का लहजा है यही, और कोई लहजा नहीं है। इसका बराह रास्त लहजा ये है कि जनाब ये इलेक्शन बेकार गए क्योंकि ये इलेक्शन कराने में नाकाम रहे हैं। यानी यहाँ से हम एंटिसिपेट कर सकते हैं इस केस के फैसले के हवाले से या मैं बिल्कुल दूसरी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जज साहब को फैसला देना उनका अख्तियार है, लेकिन उन्हें जजमेंटल अपनी ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए नहीं होना है ना। अपनी ऑब्जर्वेशन के ज़रिए ये कैसे कह सकते हैं कि जनाब अगर किसी को ये तो करप्ट है भाई, करप्ट है, अगर कोई कह दे तो भाई आपकी बोला हुआ लफ्ज़ ये आम आदमी का, मुझ जैसे आम आदमी का लफ्ज़ नहीं है, ये मुझ जैसे कोई तजिया करने वाले का ये लफ्ज़ नहीं है। ये उस मसनद पर बैठे हुए जिनके कहे हुए लफ्ज़ और होने वाले फैसले जो हैं वो असरअंदाज होते हैं। तो ये असरअंदाज होने वाली बात है। सही। और फिर ये कि इसी तरह से इलेक्शन कमीशन साहब एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, जो आप बात कर रहे हैं ना, ये जो पोजीशन देने वाली बात कर रहे हैं, अतहर मिनल्ला साहब और जस्टिस मुनीब के दरमियान जो इस हवाले से मुकालमे हुए हैं बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रहे हैं कि अदलिया के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है, और पोजीशन लेने के बाद अब शायद वो मजबूर हैं कि शायद बिल्कुल एक पार्टी का साथ देना है और दूसरा जो है वो किसी और तरफ देख रहा है। जी मैं वही अर्ज़ करता हूँ कि ये जब हमें साफ लग रहा होता है कि पोजीशन ले ली गई है और पार्टियों के बारे में पोजीशन ले ली गई है, आप किसी पार्टी को पसंद या नापसंद नहीं कर सकते, ज़ाती तौर पर कर सकते हैं। आप बतौर शख्स के, बतौर वोटर के, बतौर आम आदमी के, बतौर किसी भी हैसियत में जो आपकी अदर देन योर ऑफिस है, तो आप पोजीशन ले सकते हैं। और जब आप किसी जगह पर वोट देने के लिए जा रहे हैं तो आप कहीं भी वोट डाल सकते हैं। लेकिन ये नहीं कर सकते हैं कि आप पार्टी बनकर बात करें और ये जो लग रहा हो कि जनाब ये जो है अच्छा जो रिटायर्ड जजों की बात हो रही है, तो इससे पहले 50 कमीशन बन चुके हैं जो रिटायर्ड जजों पर रहे हैं। रिटायर्ड जजों में ये रिटायर्ड जज को आपने मुल्क का हिसाब का निज़ाम दिया हुआ तो उसने मुल्क के हिसाब के निज़ाम को बर्बाद करके रख दिया था। वो तो फिर सर से चोटी तक बातें करते थे, उनको तो बात करने का अंदाज ही ये था। वो खुद काबिल एहतसाब थे और वो इतने अरसे तक वो एहतसाब के मनसब पर फैल रहे हैं। रिटायर्ड जज और क्या नहीं करते हैं। फिर ये कि रिटायर्ड जजों ने अच्छे काम भी किए थे, हम उनको भी मिलियामेट कर दें। या ये होता है कि जनाब रिटायर्ड अगर वो एक जगह से आते हैं तो ठीक है, अगर दूसरी जगह से आते हैं तो गलत है। भाई रिटायर्ड जज साहिबान जो हैं उन्हें सारी ज़िंदगी जाजी रहे होते हैं ना, या कानून की प्रैक्टिस की होती है। सही। हम उन पर भी अदम एतमाद का इजहार नहीं कर सकते, इसलिए कि ये रियासत रिटायर्ड जजों से भी बहुत से काम लेती रही है और उन्होंने बहुत से काम अच्छे भी किए हैं, ये नहीं है कि सारे काम गलत किए हैं। राइट। और इसके अलावा मैं कहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन भी पोजीशन लेता है। नहीं, इलेक्शन कमीशन जब जजमेंटल हो जाता है और कहता है कि जनाब इसको तो इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, इसको इंसाफ मिलना चाहिए, इसका इलेक्शन में हारना चाहिए और इसका फैसला जो है वो बैठ कर करे, उसका जो फार्म 47 और फार्म 45 का आपस में मेल मिलाप ना हो रहा हो तो फिर हम उसका क्या नतीजा निकालेंगे। जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ने भी गलतियां की हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि एक ऐसे दौर में जब आप एक वसीउल बुनियाद किस्म की इदारा जाती आवेज़िश का, यानी तकरार का, मबाहिस का, एक लड़ाई का हम जब साफ नजर आ रही हो तो हम क्या करें? हम चुप करके बैठ जाए। हम कहते हैं कि ठीक है इदारों में जंग हो रही है, हम क्या करें? चलें भैया, अदलिया एक इदारा है, एग्जीक्यूटिव एक इदारा है, राइट, इलेक्शन कमीशन एक इदारा है। यहाँ पे हम नहीं चाहते हैं कि इस तरह की जंग खुलेआम मैदान में और फिर तमाम माइक्स खुले हों, तमाम
कैमरे लगे हों और इस तरह की चीज़ें जो सामने आ रही हूँ। चलें, लगारी साहब आपका टेक आ चुका है, असद का टेक। एक ब्रेक लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वंस अगेन, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जो फैसला की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त से मुस्तरद कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली जहां हम देख रहे थे कि 8 फरवरी के बाद जब ये इलेक्शन हुआ तो कई जमातें जिनके तहफ़्फ़ुज़ात थे इस इलेक्शन से रिलेटेड और कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन ये शफाफ इलेक्शन कराने में, इंतखाबात कराने में नाकाम रही है। आज वही सुप्रीम कोर्ट में भी हमें सदा सुनाई दी जजेस की जानिब से, और ख़ास तौर पे जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जिनका मुकालमा हुआ इलेक्शन कमीशन के वकील के साथ, और उन्होंने कहा कि आप लोग इलेक्शन कराने में नाकाम रहे हैं, हर बार इलेक्शन कमीशन मुतनाज़ क्यों होता है, ये उनकी जानिब से सवाल उठाया गया। ये केस किस जानिब जाएगा, असद निज़ामी का इस पर टेक रहना बाकी है। जी असद। जी बहुत शुक्रिया। ये एक लिहाज से बड़ा डिसीजन, लैंडमार्क भी कह सकते हैं। बेसिकली तो इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने जो उन पर इल्ज़ाम आए हैं वो एक लिहाज से तो ठीक है, क्योंकि इलेक्शन जो है जी वो 8 और 9 तारीख के वो मतलब उसके अंदर मुतनाज़ा भी थे, उसके बाद से बहुत चीज़ें, फिर ये ट्राइब्यूनल्स वाला जो मामला है वो 14 तारीख से चल रहा है। एंड इसके अंदर जो डिस्क्रेपेंसी है बिटवीन लॉ और हाई कोर्ट एंड जो इलेक्शन कमीशन मुतालबा कर रहा है, उसके ऊपर काजी फाइज़ साहब का जो रिमार्क है और फिर सलमान अकरम राजा साहब के साथ जो उनकी सारी आज चीज़ें हुई हैं, दे मेक सेंस मोर दैन जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है। तो अब इससे आगे क्या होगा, देखिए जी, इस वक्त जो सियासी जो टर्न इस वक्त चल रहा है एक हमारे जो हम देख रहे हैं, सो ये इस किस्म के फ़ैसले आना इस टाइम पे, बाकी माजी के अंदर जो पीटीआई के साथ थोड़े से रिलीफ ओरिएंटेड चीज़ें हो रही हैं वो देखते हुए तो विंड जो है वो थोड़ी टर्न कर रही है। अभी आगे जाके हमने बजट के ऊपर भी बात करनी है, लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में ये मूवमेंट इस तरफ ही कर रही हैं कि जो इस वक्त ज़ेर-ए-ताब हैं नून लीग के लोग, उनको ये सारी चीज़ें जो हैं इवेंचुअली तंग करेंगी और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इफेक्ट आना शुरू होगा। आया अब इसको आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह लें कि काजी फाइज़ साहब जो हैं वो फाइनली अपने लास्ट लेग के अंदर दाखिल हो रहे हैं और वो इस किस्म के फ़ैसले अब करना चाहते हैं, या आप इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से ले जाएँ कि कुछ और क़ुव्वत है जो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जिस तरह से ये इलेक्शन हुआ, जो 8 तारीख और 9 तारीख के, ख़ास तौर पे 9 तारीख के दिन जो चीज़ें हुई हैं उनको भी उन्होंने कोई फेस सेविंग करनी है उसके अंदर। सो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में ये स्टार्ट है इस किस्म की चीज़ों का, और आगे आगे आपको ऐसी चीज़ें और नज़र आएंगी। बिल्कुल, यानी आप ये कह रहे हैं कि नुक्ता आगाज़ है और इसके जो सियासी असरात हैं वो हमें काफ़ी आगे जाके दिखाई भी दे रहे हैं कि ये बड़ी मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन बन सकती है। एक और स्टोरी इसी से हम जो सिचुएशन जहाँ पर हम बात करें कि ये एक बड़ा कड़ा वक्त इस वक्त चल रहा है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत का जो इम्तिहान ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। सिर्फ अपोजिशन नहीं, उनके अपने इत्तेहादी भी नाराज़गियों का इजहार कर रहे हैं। केपी के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा एक तरफ वाजिबात की अदम अदायगी और दूसरी तरफ बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है। ये उनके हरीफ जहाँ उनको टफ टाइम दे रहे हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि विफाक ने ज़म अजला के मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 66 अरब रुपये रखे जो नाकाफ़ी हैं। दूसरी जानिब हुकूमत के जो हलीफ हैं यानी पीपल्स पार्टी और साथ ही साथ MKM को भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात है नून लीग के साथ, और इसी सिलसिले में आज हम देख रहे हैं कि बजट पर मुशावरत हो या बजट में सिंध का हिस्सा पीपल्स पार्टी की जानिब से मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इस हवाले से इजहार किया जा रहा था, और अब हम देख रहे हैं कि एक लफ्ज़ी गोलाबारी का सिलसिला भी जारी है, बयानात का सिलसिला जारी है। बड़ी सख्त किस्म के बयानात आ रहे हैं जहाँ पर हसन मुर्तज़ा ने ये कहा है कि पीपल्स पार्टी अगर इक़्तिदार जो मुस्लिम लीग नून को मिला है ये पीपल्स पार्टी की मरहून मिन्नत है, और अगर ये इक़्तिदार इनसे छिन जाता है, पीपल्स पार्टी साइड पर हो जाती है, तो ये अडियाला जेल जाएंगे। इसका जवाब भी मोहसिन शाहनवाज रांझा मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, उनका जवाब आया, उन्होंने कहा कि PP अपनी ब्लैकमेलिंग बंद करे, अगर इक़्तिदार गया तो हम अकेली नहीं, पीपल्स पार्टी भी अडियाला जेल जाएगी। ये जहाँ पर बयानात हो रहे हैं वहीं पर बैकडोर राब्ते भी काम कर गए हैं, और वो बैकडोर राब्तों के सिलसिले में हम ये देख रहे हैं कि आज मुलाकात इस वक्त जारी है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो के साथ, और ये जो मामलात हैं तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे जाएंगे। अब क्या शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो को, पीपल्स पार्टी को राज़ी कर पाएंगे, या फिर ये जो अब बजट है जिस पर मेन जो हम देख रहे हैं कि कोर पॉइंट है जो सारे मामलात का, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा जारी है, इस पर वो अपना पॉइंट से उनको कन्विंस कर पाएंगे बिलावल को। ये वाले मामले को हम डिस्कस करते हैं। मैं आगाज़ करती हूँ लगारी साहब आपसे। लगारी साहब, ये एक तो पहली बात तहफ़्फ़ुज़ात जो हमारे सामने है, PSTP का मामला है,
फिर बजट में जो मामलात हैं उसमें भी देखा जाए, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एक अहम मुलाकात इस वक्त चल रही है, क्या नताइज निकलेंगे? पॉजिटिव नताइज आप देख रहे हैं कि इस वक्त बड़े कड़े वक्त में है, मुश्किल में इस वक्त हुकूमत? देखें, इस ख़ास मरहले पर तो मैं साफ़ तौर पर ये मुझे जो नज़र आता है या मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि ये वो मरहला नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को गिराने के लिए एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करेगी, मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन बहरहाल उनकी शिकायत हैं और बाज़ शिकायत जायज़ भी हैं। अगर आपके साथ यही कुछ होना था आइन अपना बजट बनाते हुए, जिस तरह से आप बजट बना रहे थे और जिस तरह से आप मैनेजरों के साथ IMF के मैनेजरों के साथ बैठे हुए थे, तो आप ये भी तो कर सकते थे कि आप डेली बुनियाद पर अपने इत्तेहादियों को ब्रीफिंग देते कि जनाब हमें ये कहा जा रहा है, अब आपका क्या राय है, आप हमारे साथ खड़े होंगे नहीं खड़े होंगे, अब हमारे साथ ये आज ये कहा गया है। तो ऐसे कोई ब्रीफिंग का सिलसिला नहीं थे। वज़ीर ख़जाना ही मुल्क के मालिक बने हुए थे, वही सब फैसले कर रहे थे और वही बैठकर फाइनल कर रहे थे IMF के साथ के शराइत क्या होंगे। लोगों की खाल उतारी जाएगी, नाखूनों से उतारी जाएगी या सर से उतारी जाएगी या पैरों से उतारी जाएगी, लोगों की खाल कैसे उतारी जाएगी। और फिर यह कि माफिया को जो एक अपर क्लास किस्म की जो हमारी प्रिविलेज जो आबादी है उसको मराद दी जाएंगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाएंगी और उनको ज़्यादा सब्सिडाइज किया जाएगा और आम आदमी से आखिरी निवाला छीन लिया जाएगा। जब ये कानून साजी हो रही थी तो आप अपने साथियों को, इत्तेहादियों को बिठाकर बता सकते थे कि जनाब हमारे वज़ीर ख़जाना ये तय करने जा रहे हैं, अब आपकी क्या राय है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि जब आप मुश्किल हालात में अपना इक़्तिदार को ठोकर मार कर आते हैं तो फिर आप लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं। ऐसा जिनके खिलाफ बाकायदा आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जिनके खिलाफ आइन के तहत जिनको इक़्तिदार से निकाला गया, वो आज तक इस बात को बनाने में और लोगों को बताने में और अपना बयानिया बनाने में कामयाब हो गए। साजिश हो गई, साजिश हो गई, साजिश हो गई, हमें तो साजिश के तहत हटाया गया, जबकि आइन के मुकम्मल तौर पर आइन का नफाज अमल में लाया गया। और उनके सबसे महबूब जज जो थे और साबिक चीफ जस्टिस, उन्होंने इसको इंडोर्स भी किया था कि ये तब्दीली जायज़ थी और उनकी तरफ से आइन की खिलाफ वर्जी हुई थी। ये बात भी सामने आई थी, लेकिन वो इस्टेब्लिश नहीं कर सके थे। मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी चीज़ें मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस वक्त जो मियाँ शहबाज शरीफ के दरमियान आज जो मुलाकात मुतवक्की है, ये जिस मुलाकात के बारे में हम समझ रहे हैं कि वो मुलाकात ऑन गोइंग है, तो ऐसी मुलाकात में भी एक दो चीज़ें ख़ास रखी जाएंगी। एक तो ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक से ज़्यादा पंजाब में इक़्तिदार का शेयर मांगेगी, ख़ास तौर पर सराइकी बेल्ट में वो अपने इंतज़ामी इख्तियारात मांगेगी और उनके साथ, ताकि लोगों के साथ डिलीवर कर सकें वो। जी तो अब जाके इस मुलाकात का आगाज़ हो गया है और ये मुलाकात शुरू हो गई है और दोनों रहनुमा आपस में मिल रहे हैं। तो मैं साफ तौर पर यह अर्ज़ कर सकता हूँ कि एक ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक से पहले पंजाब में हुकूमत में जाना चाहेगी और उसके अलावा बिलावल भुट्टो कभी भी वजारत की तरफ नहीं जाएंगे, चूँकि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला कर चुकी है कि आपने वजारत कबूल नहीं करनी है। और अगर वजारत खारजा उन्हें ऑफर भी की जाएगी तो वो हिना रब्बानी खर का नाम दे सकते हैं या आसफ भुट्टो जरदारी का नाम दे सकते हैं कि उनको वज़ीर ख़जाना वज़ीर खारजा बनाया जाए। मेरा नहीं ख्याल है कि इस मरहले पर झगड़ा इक़्तिदार में शराकत का है या नहीं है, लेकिन बुनियादी मसाइल जो हैं वो पंजाब और सराइकी सूबे की या सराइकी बेल्ट की जो मसाइल हैं उनकी बुनियाद पर जो है वो हो रहे हैं। जो भी बातचीत हो रही है इस पर हो रही है। शाह साहब, एक जानिब तो पीपल्स पार्टी के जो ग्रोइंग हम ग्रीवेंसेस देख रहे हैं, उसके साथ साथ एक मसला आपकी जानिब अगर हम उठाएं, जो हम सूबे के साथ देख रहे हैं, क्लैश ये भी बढ़ता चला जा रहा है, जिसमें मुज़म्मिल असलम साहब भी, मैंने कोट भी किया जिस तरह से अपने इंट्रो में, वो कह रहे हैं वाजिबात की अदम अदायगी, और दूसरी तरफ बड़ा मसला जो लोड शेडिंग है, बड़े सख्त किस्म के बयान आ रहे हैं KP के वज़ीर आला की जानिब से। ये मसला बेसिकली है क्या, कहाँ पर कमियाँ कोताहियाँ हैं? देखिए, पहले जो आपने पीपल्स पार्टी की बात की कि वो शायद नाराज है और इस वक्त जब तक जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी और प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात में कोई डिसीजन नहीं होता, मैं ये समझता हूँ कि ना तो पीपल्स पार्टी को ये फिक्र है कि बजट कैसे पास होगा और ना वो इस वक्त लड़ने के मूड में। पीपल्स पार्टी पहले ही अपना काफी हद तक शेयर जो है वो वसूल कर चुकी है, तमाम आईने ओहदे उनके पास है और सिंबॉलिकली उन्होंने बजट
सेशन के अंदर जो है वो जाके बैठे भी, और आज भी शायद जो स्पीच हो रही है उसके अंदर भी उन्होंने 4 रिप्रेजेंटेटिव भेजे हैं। तो मैं ये नहीं समझता, जैसे लगारी साहब से मैं इत्तेफाक करूंगा कि वो किस तौर से लड़ने के मूड में, मेरे ख्याल में वो हुकूमत करने के मूड में। जो इंपॉर्टेंट चीज है, आप फिगर अगर देखें ना, सबसे बड़ा झगड़ा जो पीपल्स पार्टी का वो है पीएसडीपी के ऊपर। 3.72 ट्रिलियन जो है रुपए इस दफा पीएसडीपी के अंदर रखे हैं, और इसमें 2.56 जो है ना वो प्रोविंशियल पीएसडीपी के लिए, जबकि 1 तकरीबन हम कह सकें 56 जो है वो फेडरल पीएसडीपी के लिए इस्तेमाल होगा। तो अब दूसरा जो आप बात करेंगे ना सूबे के अंदर, उस तरफ मैं आ रहा हूँ, और अगर केपी को देखा तो उसकी 91 पीएसडीपी स्कीमें जो है वो निकाल दी गई हैं। बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अब अगर जो मेन इशू मैं समझता हूँ, जो मेरी पीपल्स पार्टी के लोगों से बात हुई है, उनका मेन एतराज है 2.56 ट्रिलियन रुपए जो है पीएसडीपी के, उनमें से कितना हिस्सा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए बलूचिस्तान और सिंध उनके पास, और केपी को 91 स्कीमें दे नहीं रहे, तो ये 2.56 जो ट्रिलियन है वो कहाँ जाएंगे? वो पंजाब जाएंगे। और सिंध अब इस वक्त अपनी, सिंध और पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी अपना मैक्सिमम शेयर ले। एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा देखिए, जहां तक केपी की बात है, और यही मेरे ख्याल में जो बॉर्न ऑफ कंटेंशन है पीएसडीपी और दूसरे जो, इसके अलावा देखिए 100 बिलियन जो है ना वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप थ्रू होगा। 1.86 बिलियन रुपए जो है आपका स्टेट ओन्ड इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो पीएसडीपी का खर्च करेंगे। तो ये बड़ा अहम चीज है, और पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में मुल्क के अंदर सियासत कर रही है, उसे पता है कि उसने कहां से पैसे निकालने हैं। अहम जो दूसरा नुकता वो आपने केपी की बात की है। केपी टेक्निकली देखिए इस वक्त आप देखें 70 बिलियन रुपए जो है ना वो इन्होंने मर्ज एरियाज के लोगों की तनख्वाहों के लिए किए, जबकि पिछली दफा 66 बिलियन थे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट बड़ी आसानी से वो ट्रिक कर रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, और बाकी केपी गवर्नमेंट की जो चीखो पुकार है वो जायज इसकी है कि आप उसकी पीएसडीपी स्कीमें भी खत्म कर रहे हैं, साथ साथ आपको 1610 बिलियन रुपए जो उनके एनएचपी के वो नहीं दे रहे। इसके अलावा आपका जो डिविजिबल पूल के अंदर शेयर है आप वो नहीं दे रहे, तो निजाम कैसे चलाएंगे? अब हाइपोथेटिकेशन के ऊपर जो बजट 12 से 1600 बिलियन का जो किया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, वो उस टैक्स के ऊपर किया जो कि फेडरल गवर्नमेंट केपी से जो है ना वो जमा करके फिर वापस उसमें से शेयर देगी। तो ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल में ओपनली एक बड़ी ज्यादती वाली बात होगी। और एक आम जो नुकता है वो ये है कि आज अगर मेरे ख्याल में फेडरल गवर्नमेंट के पास भी चॉइस नहीं है। उसकी वजह यह है कि आईएमएफ का प्लान प्रोविंशियल गवर्नमेंट उस वक्त इंप्लीमेंट कर सकती है जब फेडरल गवर्नमेंट उनको वो रिक्वायर्ड अमाउंट देगी। तो मेरे ख्याल में आईएमएफ का प्रेशर ये भी होगा कि वो सूबे को डायरेक्ट जो है फंडिंग करे जितनी उनकी जरूरत है। तो ये दो इश्यूज बड़े आम है, लेकिन मैं ये समझता हूँ देखिए इस वक्त कोई भी, आखिरी बात जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखिए बजट मंजूर होगा। आप केपी के बजट को देख लें, कट मोशंस आएंगी, पीपल्स पार्टी भी लेके आएगी, पीटीआई भी लेके आएगी, लेकिन बजट पास होगा, चाहे पीटीआई के बगैर हुआ या पीपल्स पार्टी के बगैर हुआ। दूसरा, आपने उसकी मिसाल देख लें, केपी के अंदर कितना बड़ा इख्तिलाफ है। जितनी कट मोशंस थी तमाम पीएमएलएन ने भी उनको विड्रॉ किया, पीपल्स पार्टी ने भी विड्रॉ किया, जेयूआईएफ ने शिरकत नहीं की। तो मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि मुल्क के अशराफिया इस वक्त हुकूमत करने के मूड में, उन्हें लोगों के मसाइल से मसला नहीं है, वो सिर्फ हुकूमत करना चाहते हैं और करते रहेंगे। ठीक जी। असद, एक ये जो कहा जा रहा है कि ये जो बजट है जिस पर सारी बहस है, जिस तरह से अभी शाह साहब भी बात कर रहे थे, पीएसडीपी जो है सबसे बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है पीपल्स पार्टी के लिए। इस बजट के बारे में ऑब्वियसली ये एक परसेप्शन पाया जाता है कि ये डेफिनेटली एक तो आईएमएफ अलाइंड बजट जो है उनके इन्फ्लुएंस में बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल में हमारी जो मुक़तदरा है उनका भी एक इन्फ्लुएंस है। तो आप समझते हैं पीपल्स पार्टी के लिए रेजिस्ट करना बड़ा आसान है, अपने तमाम मुतालबात मनवाना? आज की मीटिंग को किस तरह से देख रहे हैं? जी, सबसे पहले तो वो आपने अपने इंट्रो में कहा कि शायद पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा ने और नून लीग ने कहा कि जी अगर हम अडियाला जाएंगे तो आप भी अडियाला जाएंगे। तो उसका तो मेरा अपना ख्याल है कि जी अडियाला में एक तो इतनी जगह नहीं है फ़िलहाल, और तमाम सियासी पार्टियों के तमाम लोग जब इकट्ठे जेल जाते हैं तो वो मुल्क के अंदर बड़ी एक मुख्तलिफ़ किस्म की सिचुएशन होती है, जो इस वक्त मेरे ख्याल में ग्लोबल एपेटाइट भी उस चीज़ की नहीं है। तो शायद इस किस्म की चीज़ ना, ज़ाहिर है सियासी बयान है। दूसरा, मैं इस तरफ आना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी क्या करने की कोशिश कर रही है। तो नून लीग जी इस वक्त एक अक़लियती हुकूमत है, एक माइनॉरिटी में है, और एक इत्तेहाद बना के उन्होंने ये गवर्नमेंट जो है बनाई है, जिसके अंदर डे वन से पीपल्स पार्टी जो उनके साथ नहीं। आपको याद होगा इलेक्शन के बाद भी 3-4 दिन, हफ्ता, काफ़ी दिन लगे थे इनके मुज़ाकरात तय पाने में, जिनके एक अंदर एक बुनियादी चीज़ जो थी वो थी पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूला। पंजाब के अंदर जब मरीम नवाज़ साहिबा इंस्टॉल हुई और उसके बाद जो
उन्होंने अपनी फिर चीफ मिनिस्टरशिप संभाली, आया, वो इतना बुरा काम नहीं कर रही मेरे नज़दीक, लेकिन यहाँ पे एक पावर शेयरिंग फार्मूला होना था और उसके ऊपर उनका एक बहुत इतराज़ है कि वो उनके पंजाब में री एंट्री करने की पीपल्स पार्टी की बहुत ख्वाहिश थी। उसके अलावा आज की मीटिंग तो अभी तो चल रही है, उसके अंदर से कुछ चला जाएगा। मेरे अपने ख्याल में बजट जो है वो पास हो जाएगा, क्योंकि बजट बेसिकली जी किसी भी हुकूमत के लिए एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। अगर एक गवर्नमेंट जो है, जो पावर में है, जो बजट पेश करती है अगले साल क्या अखराजात होने हैं, यही सारी मेजर चीज़ होती है जो कि आपको मोटिवेशन देती है टू मूव फॉरवर्ड। अगर बजट नहीं पास कराते उसके बाद तो ये नून लीग तो बहुत सीवियर ट्रबल में, शहबाज शरीफ साहब बहुत बहुत बुरे मसले में फंस जाएंगे अगर ये बजट ना पास हुआ। इसलिए मेरा अपना ख्याल है बजट तो पास हो जाएगा। बजट हाँ पास जी, होगा, लेकिन उसमें से क्या निकालने की या यही बजट होगा, इस पे कन्विंस कर लेंगे जी। मैं उसी चीज़ पे आ रहा था कि मेरा अपना ख्याल है कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो हैं उनको जो मसला PDM 1 में था, जो अब इस इत्तेहादी गवर्नमेंट में है, वो ये था कि तब उनको प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं दी, वो चाह रहे थे लेकिन नहीं दी, उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिए। इस गवर्नमेंट के अंदर भी वो फॉरेन मिनिस्ट्री नहीं लेंगे, वो कोई और मिनिस्ट्री भी नहीं लेंगे, ना ही किसी और को कहेंगे कि आप किसी किस्म की वजारत लें, और वो चाहेंगे कि स्ट्रेट जो चीज़ जो उनको चाहिए वो है मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टरशिप। लेकिन वो ज़ाहिर है इस बजट को ज़रिया बना के वो चीज़ नहीं कर पाएंगे, ना वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक के तौर पे ये सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप फुटिंग देखें जी कि इस वक्त पीपल्स पार्टी की फुटिंग जो है वो बहुत स्ट्रांग है। चीफ मिनिस्टर उनके पास है, एक मेजॉरिटी में अपने कराची में बैठे हुए हैं, वो सेनेट चेयरमैन उनके पास है, गवर्नरशिप उनके पास है, प्रेसिडेंसी उनके पास है। तो जब आपका होम ग्राउंड सिक्योर हो, जब होम ग्राउंड सिक्योर हो तो फिर आप आगे की सोचते हैं। तो इस वक्त वो आगे की सोचते हैं और ये एक जरिया है, ये एक स्टेपिंग स्टोन है कि आगे जो उन्होंने करना है, एक प्रेशर क्रिएट करने के लिए बिल्कुल ये राइट अपॉर्चुनिटी इस हवाले से आ गया है। तो शाम साहब का टेक लेंगे इस हवाले से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की इस वक्त मुलाकात जारी है और अब देखते हैं कि इसका आउटकम क्या निकलता है। एहतशाम साहब से उनका इस हवाले से तज्जिया लेते हैं। एहतशाम साहब, ये एक तो बजट जिस पे हम बात कर रहे हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात जहाँ पे कह रहे हैं कि जी वोट नहीं दिया जाएगा बजट का अगर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाए, कुछ रद्दोबदल देख रहे हैं इस मुलाकात के बाद इस बजट में, या फिर आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून कन्विंस कर लेगी बिलावल भुट्टो को? आमना जो ज़ाहिर शाह बात कर रहे थे, एक जुमला ऐड करूंगा, वो उन्होंने कहा था तीनों पार्टियों की, PTI की KP में और PMLN के पंजाब में और पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। ये तो नहीं है, लेकिन जो लाइटर नोट पे बात करूंगा, जो पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने हाथ किया मौलाना फजल रहमान के साथ, वो बलूचिस्तान में किया। वहाँ दोनों पार्टियों ने मिलकर हुकूमत बना ली, उनको कोई शेयर नहीं दिया। यही वजह है कि वो दोनों से, नवाज शरीफ साहब से भी नाराज़ हैं और जरदारी साहब से भी नाराज़ हैं। अब आ जाते हैं पीपल्स पार्टी की तरफ। देखिए, हम ना दो दयानतदारी की बात करनी चाहिए। ये तहरीरी मायदा हुआ था, पीपल्स पार्टी के लोग बड़ा वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि 7 बातें बजट से पहले तय हुई थी, जिस पे शहबाज शरीफ साहब, इनके लोगों ने कहा था आपकी बात मानी जाएगी और आपसे कंसल्ट करके करेंगे। मसलन उन्होंने फेडरल बजट के बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने कहा था कि जी ये जो सूबों के बजट बनाए जाएंगे इसमें आप हमारी मुशावरत करेंगे। इस पे PML हुकूमत ने उनसे कोई मुशावरत नहीं की। फिर ये तय किया गया था, जो 4 बड़ी चीज़ें मैं बता दूं, कि ये जो ख़ास तौर पे आपके 16 अजला हैं कि इसके जनूबी पंजाब के, उसमें जो लगने थे DCOs, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर और DCOs, वो कहा जा रहा था कि जी इनसे कहा गया कि जी उसमें पीपल्स पार्टी का भी शेयर दिया जाएगा, उसमें उनका शेयर नहीं रखा गया। ठीक है। तीसरा ये था कि जी इसमें जो MNAs MPs हैं पीपल्स पार्टी के, उनको उनका जो तय किया गया था कि बजट में उनका तरक्याती बजट उनको दिया जाएगा, वो नहीं दिया गया। और चौथी चीज़ थी आमना कि जो पंजाब में लॉ ऑफिसर्स मुकर्रर करने, वो पीपल्स पार्टी से भी लिए जाएंगे। ये चारों बातों पे PMLN ने कहना चाहिए किसी वजह से उनकी बात नहीं मानी। नतीजतन ये एक जेन्युइन किस्म के ग्रीवेंसेस थे पीपल्स पार्टी के, और बार बार उनको कहती भी रही है। और फिर आप देख लें जिस अंदाज से सूरत हाल इतनी हो गई है कि वल्नरेबल है बहुत ज़्यादा पंजाब, इनकी शहबाज साहब की हुकूमत। बज़ाहिर तो पीपल्स पार्टी साथ है, MQM साथ हैं, लेकिन आप देख लें आए दिन इससे पहले बड़े सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं MQM के लोग भी। फारूक सत्तार तो यहाँ तक कह चुके हैं कि जिस दिन हमने हाथ हटाया इनकी हुकूमत ड्राम से नीचे आ जाएगी। पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती, कतई तौर पे नहीं चाहती, क्योंकि उनको भी पता है कि मुल्क को चलाना है। बहरहाल सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, अभी इलेक्शन हुए हैं, फिर दोबारा से इलेक्शन कराए जाएंगे। ये तो बड़े लेवल पे कहीं और फैसले होने हैं
जब होगा कि जी इस हुकूमत ने जाना है तो किस हुकूमत ने आना है, कब इलेक्शन होने हैं। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी ये कतई तौर पे ये बजट पे टफ टाइम नहीं देना चाहती। हाँ, मेरी इत्तला ये है कि ये बजट से, ये मुलाकात से पहले आप PMLN के लोग जो है ना वो समझ रहे हैं कि नहीं, ये जो जेन्युइन शिकायत हैं पीपल्स पार्टी के मुतालबात हैं उनको माना जाए। तो मुझे लग रहा है कि ये फ़ंड देने वाला मामला और ये अपने क्या कहते हैं लॉ अफसर पंजाब में लगाना और ये 16 डिस्ट्रिक्ट में पंजाब इसके जनूबी पंजाब में वहाँ पे जो DCOs वगैरह लगाने हैं वो उनकी बात मान ली जाएगी। अब अगली बात है जो मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो आमना बन रहा है उसमें तो आप देख लें जो वाइब्स हैं, जो परसेप्शन बन रहा है वो तो यह है कि हुकूमत इससे पहले जो 13 पार्टियों की हुकूमत थी वो फिर बेहतर थी, जो 14, 15, 16 माह चली थी। अब तो सूरत हाल बिल्कुल बदल के रह गई है। अब बाजार पीपल्स पार्टी इनका साथ दे भी रही है, लेकिन लोगों को पता है पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं खड़ी। MQM साथ बैठी है लेकिन उनके साथ नहीं खड़ी, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हैं। बजट में हमेशा सही कह रहे हैं सब लोग कि बजट तो हमेशा पास हो जाता है, वो इफ एंड बट्स के साथ करके कुछ तरीके आएंगी, कुछ आपकी बात मान ली जाएगी। असल मसला है परसेप्शन का। कभी अभी 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं, अब बजट का मरला आ गया। आमतौर पे लोग कह रहे थे कि जी बजट आने के बाद, पेश होने के बाद ये मामला जो है ना गैर यकीनी की सूरत हाल ख़त्म होगी, कम होगी। अगर ख़त्म नहीं होगी तो ये सियासी अदम इस्तेकाम से हमारी जान छूटेगी। ये दोनों चीज़ें आमना अपनी जगह मौजूद हैं। तो ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है इस वक्त PMLN के लिए। दूसरी तरफ आप देख लें कि PMLN के अंदर एक बड़ा मसला बन गया है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो बिल्कुल मुशावरत में नहीं आ रहे। वो जाके अभी लाहौर से आए और चले गए मरी, और वो इनका ख्याल था कि इनके MNAs को राज़ी करेंगे जो नाराज़ हैं अपना क्या कहते हैं। चलें जी, हम तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि क्लोज चुका है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।